नमस्कार साथियों, मैं आशीष आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी जगत में। साथियों, हमारी पिछली कार्यशाला जो समास पे चल रही थी वो समाप्त हो चुकी है। आज फिर नवीन कार्यशाला के साथ कार्य करते हैं। साथियों, शब्द निर्माण के अंतर्गत हमने 4 कारक मुख्य रूप से बताए थे: संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। एक अतिरिक्त कारक, एक तत्व था जिसका नाम द्विरिक्त है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हम 4 जो मुख्य उन पर बात करते हैं, जिसमें संधि और समास पर साथियों हमारी जो है कार्यशालाएं समाप्त हो चुकी हैं। हिंदी जगत के प्लेलिस्ट में ये आपको मिल जाएंगी और आशा करते हैं कि पूरे मेहनत लगन के साथ आप इसका अध्ययन करेंगे। साथियों, आज की जो हमारी कार्यशाला है साथियों, वो है उपसर्ग। किस पर साथियों है? उपसर्ग पर है। साथियों, उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग किसे कहते हैं? साथियों, आइए जानते हैं उपसर्ग क्या होता है। साथियों, उपसर्ग 2 शब्दों के योग से बना है। एक है उप और एक है सर्ग। एक उप और एक सर्ग के योग से उपसर्ग बना हुआ है साथियों, जिसमें उप का अर्थ है समीप, निकट या पास। इनमें से किसी भी अर्थ के प्रयोग में हम उप का प्रयोग कर सकते हैं। सर्ग का अर्थ है सृष्टि या निर्माण। उपसर्ग 2 शब्दों का योग है, जिसमें एक है उप और एक है सर्ग। जहां उप का अर्थ होता है समीप, निकट या पास, वही सर्ग का अर्थ है सृष्टि या निर्माण। अब साथियों, जरा देखते हैं उपसर्ग एक्चुअल में इनकी बनावट क्या होती है। उपसर्ग जो होते हैं साथियों, ये अगर हम इनकी बात करें बनावट के आधार पर, तो ये कोई अक्षर हो सकते हैं, अक्षर समूह हो सकते हैं, अथवा शब्दांश होते हैं। यानी उपसर्ग जो है साथियों, कभी भी पूर्ण शब्द नहीं होता। पूर्ण शब्द नहीं होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा साथियों। उपसर्ग होता है वो कभी भी जो है कि पूर्ण शब्द नहीं होता। क्या नहीं होता है? पूर्ण शब्द नहीं होता है। ये कोई अक्षर हो सकता है, अक्षर समूह अथवा शब्दांश हो सकता है। इस आधार पर उपसर्ग जो होता है वह एक प्रकार का अव्यय भी होता है। क्या होता है? एक प्रकार का अव्यय होता है, क्योंकि उपसर्गों के रूप में भी परिवर्तन नहीं होता। जब उनका योग होगा किसी शब्द के साथ तो परिवर्तन दिखाई पड़ेगा, केवल उपसर्ग के रूप में कभी भी परिवर्तन नहीं होता साथियों। चलिए आइए हम फिर से देखते हैं उपसर्ग। अब जरा हम इसे जानने का प्रयास करते हैं। अब इसकी एक परिभाषा बनाते हैं इसी आधार पर। क्या बनाते हैं? एक इसकी परिभाषा बनाते हैं इसी आधार पर। परिभाषा, भाई अर्थ पता हो गया, रूप पता हो गया, बनावट पता हो गई। जरा इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं, देखिएगा साथियों। वह शब्दांश या अक्षर या अक्षर समूह जो किसी सार्थक शब्द के पहले लगकर उस
शब्द का विशेष अर्थ बना देते हैं, क्या कहलाएंगे? उपसर्ग कहलाएंगे साथियों। क्या कहलाएंगे? उपसर्ग कहलाएंगे। वह शब्दांश अक्षर या अक्षर समूह जो किसी सार्थक शब्द के पहले लगकर उस शब्द का यानी उस सार्थक शब्द का ही क्या करेंगे? विशेष अर्थ बना देते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे में साथियों हम इसे देख लेते हैं, जैसे में हम देखते हैं कि कैसे शब्द, कौन से शब्द को हम उपसर्ग कहेंगे। चलिए हम एक शब्द उठाते हैं साथियों, केवल एक शब्द लेते हैं, वो शब्द है साथियों हार। अब यदि इसी हार के समक्ष हम एक शब्द जोड़ देते हैं, कौन सा? ध्यान रखिए साथियों, जब कहा कि शब्द के पहले, अब इसी में हम जोड़ देते हैं प्र, जोड़ देंगे, क्या बनेगा? प्रहार। इसी में वी जोड़ देंगे, क्या जोड़ेंगे? वी जोड़ देंगे, क्या बनेगा? विहार। और इसी में हम आ जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा? हार में हमने प्र जोड़ा, प्रहार। हार में वी जोड़ा गया, विहार। और हार में आ जोड़ा गया, हो गया आ। तो इन उपसर्गों की सहायता से नवीन शब्द बन गए, इनका विशेष अर्थ भी प्रकट हो जाएगा। प्रहार मतलब हार का अर्थ या तो गले की माला का हार की बात कर ले, या तो जीत हार में जो पराजय की बात करें, ठीक है? जिससे कोई भी अर्थ हो सकता है, बनावट में कोई परिवर्तन नहीं है, प्रयोग पर देखना है। लेकिन जैसे इस हार शब्द में प्र जुड़ा, प्रहार मतलब हो जाएगा मारना, वी जुड़ा, विहार मतलब हो जाएगा घूमना, और आ जुड़ गया, आहार मतलब हो जाएगा भोजन। तो किसी भी सार्थक शब्द के आगे लगकर उसका विशेष अर्थ बना देते हैं, तो ऐसे शब्दांश अक्षर या अक्षर समूह को ही उपसर्ग कहा जाता है साथियों। तो यहाँ हो गया प्र उपसर्ग, यहाँ वी उपसर्ग है, और यहाँ पर आ उपसर्ग है। तो किसी भी सार्थक शब्द के आगे पहले लगने वाला वह शब्द जो उसका विशेष अर्थ प्रकट करने लगता है, ऐसे ही शब्दांश अक्षर अथवा अक्षर समूह को उपसर्ग कहा जाता है। ठीक है? अब एक बात ध्यान रखिएगा साथियों, उपसर्ग का कोई भी स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। उपसर्ग का कोई भी स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। हाँ, अर्थ विशेष के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, इनका कोई भी अपना निश्चित या स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है साथियों। अब जरा हम देखते हैं उपसर्ग के प्रयोग की स्थितियां देख लेते हैं, क्या क्या होता है साथियों। परिभाषा, उपसर्ग शब्दों का योग, उनके अर्थ, बनावट, रूप उपसर्ग का कैसा होता है, ये पूर्ण शब्द होते हैं या नहीं होते हैं, और परिभाषा और कुछ उदाहरण पे इन पे बात हो गई साथियों। आगे चलते हैं साथियों, हम उपसर्ग प्रयोग की स्थितियां प्रायः 3 प्रकार की हैं। साथियों ध्यान दीजिएगा, उपसर्ग प्रयोग की स्थितियां प्रायः 3 प्रकार की हैं। कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की हैं। तो जरा साथियों हम देखते हैं
एक एक की बात करते हैं क्रम से पे। पहली स्थिति क्या कहती है, शब्द के अर्थ में नवीन विशेषता। ये पहली स्थिति इसकी है। जब हम प्रयोग किसी शब्द के साथ उपसर्ग का करते हैं तो शब्द के अर्थ में नवीन विशेषता आ जाएगी। अब जैसे में देख लेते हैं साथियों, जैसे में अभी धन मान। मान एक सार्थक शब्द है साथियों, मान एक सार्थक शब्द है और अभी यहां क्या है, उपसर्ग है। दोनों का योग कराया जाएगा तो बनेगा जो शब्द वो होगा साथियों अभिमान। ठीक है, मान कह लेना और अभिमान कहना दोनों में बड़ा अंतर है। ठीक है, अब जरा देखते हैं साथियों, हम इसकी दूसरी स्थिति देखते हैं। नवीन विशेषता आ गई इसमें शब्द में। हम जरा दूसरी विशेषता के बारे में बात करते हैं साथियों, तो दूसरी विशेषता यह है इसकी, शब्द के अर्थ में प्रतिकूलता। अब कह रहा है कि शब्द के अर्थ में प्रतिकूलता आ जाएगी, यानी बिल्कुल विपरीत हो जाएगा। जैसे हमने वहां देखा था, मान हम इसी शब्द पे चलेंगे साथियों, मान ही हम लिखते हैं यहां पर। अब इसी में हमें एक उपसर्ग लगाना है जो उल्टा अर्थ दे, तो हम अप उपसर्ग जोड़ देंगे, अपमान हो जाएगा, अपमान हो जाएगा। अर्थ में क्या आ गई, प्रतिकूलता आ गई, बिल्कुल उल्टा अर्थ देने लगा। यहाँ पर यहाँ मान में अभी जोड़ने से अभिमान विशेष अर्थ को प्रकट कर रहा था, अपमान शब्द के अर्थ में प्रतिकूलता यानी उल्टा अर्थ विलोम की बात कर दिया साथियों। और तीसरी इसकी जो विशेषता है, प्रयोग की स्थितियां हैं, ये कहता है कि प्रायः कोई विशेष अर्थ नहीं बनता। अर्थात सामान्य अर्थ का ही द्योतक होता है, उपसर्ग लग जाने पर जो अर्थ, जो सार्थक शब्द का अर्थ पहले है वही अर्थ जो होता है उपसर्ग के प्रयोग में भी होता है। तो जैसे साथियों यहां देख लेते हैं, जैसे एक उपसर्ग है सम, इसी में हमने मान जोड़ दिया, क्या हो जाएगा, सम्मान। ठीक साथियों, अब आपको ये ध्यान देना है कि उपसर्ग प्रयोग की स्थितियां प्राय इन सबसे ये पूछा जाएगा कि उपसर्ग प्रयोग की कितनी स्थितियां होती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इनके अर्थ में जो परिवर्तन होता है, उपसर्ग का प्रयोग विशेष अर्थ के लिए, उपसर्ग का प्रयोग प्रतिकूल अर्थ के लिए और उपसर्ग का प्रयोग प्राय सामान्य अर्थ के लिए भी हम कर देते हैं। ठीक है, तो साथियों ये तो हो गया उपसर्ग, उपसर्ग के प्रयोग की स्थितियां। अब जरा हम चलते हैं साथियों उपसर्ग की संख्या या भेद के बारे में। तो साथियों अब हम बात करेंगे उपसर्ग की संख्या के बारे में, तो उपसर्ग की कितनी संख्या होती है। अब ये जो संख्या की बात करनी है वो हमें 3 रूप से करनी है, यानी संस्कृत भाषा के रूप से, हिंदी भाषा के रूप से और उर्दू। क्योंकि जो हमारे साथियों हिंदी भाषा है ये इन तीनों भाषाओं का योग इसमें है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, हिंदी भाषा में हम उर्दू के शब्द, अरबी फारसी के शब्द भी बोलते हैं, अंग्रेजी भाषा के शब्द बोलते हैं, चीनी के बोलते हैं, तो सबसे सर्वाधिक जो शब्दों की संख्या वो यही है।
उर्दू मतलब अरबी फारसी, ठीक है। हाँ, उर्दू का मतलब अरबी फारसी नहीं होता, अरबी फारसी के अधिकांश शब्द उर्दू में होते हैं, ठीक है साथियों। चलिए जरा हम देखते हैं, तो सुविधा की दृष्टि से हिंदी में उपसर्ग पहचान की सुविधा की दृष्टि से संस्कृत के 19 उपसर्ग, हिंदी के 10 उपसर्ग और उर्दू के 12 उपसर्ग का हम अधिकांश प्रयोग देखते हैं। अधिकांश प्रयोग देखा जाता है इन्हीं का। संस्कृत के 19, हिंदी के 10 और उर्दू के 12। इस उर्दू के 12 में अरबी फारसी के भी उपसर्ग हैं। हिंदी में मतलब तद्भव उपसर्ग, ये संस्कृत मतलब तत्सम उपसर्ग, हिंदी मतलब तद्भव उपसर्ग, उर्दू मतलब अरबी फारसी के उपसर्ग। इसके अतिरिक्त साथियों विदेशी भाषाओं, इसे ये उर्दू का जो है इसी को कहा जाता है विदेशज उपसर्ग, यानी विदेशी भाषाओं के भी उपसर्ग जो होते हैं वो हिंदी में बहुतायत मात्रा में हमें दिखाई पड़ती है। तो साथियों जरा हम अब इस पर क्या करेंगे, क्रम से बातचीत करेंगे। उपसर्ग, उनसे कुछ संबंधित उदाहरण, कौन कौन किसके उपसर्ग हैं, ठीक है साथियों। तो हम जरा उपसर्ग के बारी बारी यहाँ पहले लिख लेते हैं, फिर उन पर आपसे बातचीत की जाएगी, ठीक है। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, हिंदी में कितने उपसर्ग होते हैं ये प्रश्न नहीं है, बहुत सारे बन सकते हैं। तो बहुत उपसर्ग क्या है, हमने यह लिखा अधिकांश प्रयोग देखा जाता है, हम जो बताएंगे वो अधिकांश प्रयोग होता है, ताकि उपसर्ग छांट लेना आपको बिल्कुल आसान रहे आपके लिए, ठीक है। संस्कृत उपसर्ग कितने हैं साथियों, 19। अब यहां हम लिखेंगे साथियों उपसर्ग अर्थ प्रयोग और उदाहरण। तो साथियों हम देखते हैं जो उपसर्ग हमने अभी देखा कि 3 प्रकार के उपसर्ग प्राय हिंदी में होते हैं, संस्कृत के, हिंदी के और उर्दू के। तो इसमें संस्कृत के 19 उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। इसमें से पहला उपसर्ग है अति उपसर्ग। अति उपसर्ग का जो प्रयोग है वो अधिक, ऊपर या उस पार के अर्थ में किया जाता है। इसके उदाहरण है अतिकाल, अतिक्रमण, अत्यधिक, अतिसार, अतिभार इत्यादि। अधि उपसर्ग का प्रयोग जो है वो श्रेष्ठ, ऊपर या सामीप्य के लिए किया जाता है। अधि उपसर्ग जिनमें लगा आगे शब्द है अधिकार, अध्यात्म, अधिवास, अन्य शब्द अध्यक्ष, अध्ययन इत्यादि। अब उपसर्ग का जो प्रयोग है साथियों वो अर्थ प्रयोग जो है वो लघुता, हीनता या अभाव के लिए होता है। अपहरण, अपमान, अपयश, अपवाद इत्यादि। अनुपसर्ग का प्रयोग क्रम, पश्चात या समानता के अर्थ में होता है। अनुकरण, अनुक्रमांक, अनुशीलन, अनुरूप। अभिउपसर्ग का प्रयोग सामीप्य, आधिक्य, और के अर्थ में किया जाता है। अभिप्राय, अभ्यास, अभ्युदय, अभिमान, अभ्युत्थान इत्यादि जो है वो अभिउपसर्ग के उदाहरण है। अगला है आ उपसर्ग, सीमा और समेत, कमी, विपरीत आदि के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। चूंकि साथियों ध्यान रखिएगा उपसर्ग का अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, किंतु इनका जब किसी शब्द के साथ प्रयोग किया जाता है तो इन अर्थों की तरफ ये क्या संकेत करते हैं। आगमन, आकर्षण, आकाश, आजन्म, आरंभ, आक्रमण, आमरण, आदान, आचरण, आमुख, आक्रोश, आक्रमण इत्यादि। सातवां है साथियों अव, जिसका अर्थ है हीनता, पतन या अनादर के रूप में प्रयोग किया जाता है। उदाहरण है अवस्था, अवगत, अवतार, अवलोकन, अवशेष, अवरोहण, अवसान इत्यादि। अगला है आठवां उत या उद। उत या उद दोनों ही एक ही उपसर्ग है। संधि पढ़ा हुआ है, त के आपने संधि पढ़ी है कि त का परिवर्तन ध में होता है, अब त में भी रह जाता है, तो वो कंडीशन आपको ध्यान रहनी चाहिए।
उत या उद का प्रयोग जो होता है ऊपर या उत्कर्ष के रूप में होता है। उत्तम, उत्कंठा, उद्देश्य, उद्गम, उत्थान, उद्गार, उत्साह, उद्भव इत्यादि के इसके उदाहरण। उपसर्ग का जो प्रयोग है वो समीप, सदृश या सहायक के अर्थ में किया जाता है। उपकार, उपकूल, उपनिवेश, उपदेश, उपमंत्री, उपनाम, उपासना, उपहार इत्यादि। अगला है 10वां दूर या दुष। ये र और स बनने की जो विडंबना है संधि में आप पढ़ चुके हैं विसर्ग संधि में, ठीक है। तो ये कोई विडंबना भी नहीं है, एक नियम है। दूर या दुष्ट उपसर्ग का जो प्रयोग होता है वो बुरा, कठिन या दुष्ट के लिए किया जाता है। दुर्दशा, दुर्लभ, दुर्जन, दुर्गुण, दुर्गम, दुष्प्राय, दुर्लंघ्य, दुस्साध्य, दुस्साहस, दुशासन इत्यादि जो है वो दूर या दुष्ट उदाहरण है। नि उपसर्ग यानी 11वां जो उपसर्ग है वो नि उपसर्ग है, जिसका अर्थ प्रयोग होता है भीतर या नीचे के अर्थ में। निदर्शन, नियत, निवास, निमग्न, निषेध इत्यादि। निश्वास भी कर सकते हैं आप, इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि श्वास अलग शब्द होता है, नि अलग शब्द होता है साथियों। निवारण कह सकते हैं, निम्न कह सकते हैं, निरोध कह सकते हैं, निदान, नियति, निबंध, निकास, निलय इत्यादि जो है वो नि के उदाहरण है। नि उपसर्ग के उदाहरण है। निर या निश, नि तो हो गया, निर या निश चलता है साथियों। जैसे दूर या दुष्ट था वैसे निर या निश उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। इसका प्रयोग बाहर या निषेध के अर्थ में होता है। निर्वाण, निर्माण, निश्चय, निश्चल, निसंतान, निसंतान, निस्साहस इत्यादि जो है वो निर और निश के उदाहरण। परा, अगला उदाहरण जो हमारा है वो परा उपसर्ग जो है वो परा है। परा का अर्थ जो प्रयोग किया जाता है किस अर्थ में? उल्टा या नाश के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। पराजय, जय का ठीक उल्टा हो गया। पराक्रम, परामर्श, पराभव, पराभूत इत्यादि जो है वो आपके परा उपसर्ग के उदाहरण है साथियों। संस्कृत उपसर्ग का 14वां उपसर्ग है साथियों परि। परि का जो अर्थ प्रयोग किया जाता है वह चारों ओर पूर्ण या त्याग के रूप में। परिक्रमण, पर्याप्त, परिचय, परिधि, परिपूर्ण, परिशीलन, परिदोष, परिचय, परिवार इत्यादि के रूप में इसका। अगला 15वां उपसर्ग जो संस्कृत का है वह प्र उपसर्ग। इसका जो प्रयोग होता है अधिक, आगे या यश के रूप में किया जाता है। यानी जिनसे ये लगेगा, जिन शब्दों के साथ प्र उपसर्ग, उनका अर्थ इसी अर्थ से मिलता जुलता है। प्रख्यात, जिसकी ख्याति अधिक हो, अधिक का अर्थ है। प्रचार, यानी जिसका प्रसार किया जा रहा है, फैलाया जा रहा है, अधिक या आगे के अर्थ में आ गया। प्रमुख, जो मुख्य होता है, ठीक है। प्रभाव, प्रकाश, प्रपंच इत्यादि जो है वो प्र उपसर्ग के उदाहरण है। प्रति उपसर्ग का जो प्रयोग किया जाएगा जब, तो इसका अर्थ निकलेगा बने हुए शब्दों का विरोध, बराबर या परिवर्तन के अर्थ में निकलेगा। प्रतिक्षण, प्रत्येक, प्रत्युत्तर, प्रतिकार, प्रत्यक्ष इत्यादि जो है वो आपके प्रति, प्रतिभास, प्रतिभा इत्यादि जो है प्रति उपसर्ग के ही उदाहरण है साथियों। अगला उपसर्ग जो 17 नंबर पर है वही उपसर्ग, जिसका अर्थ भिन्नता, हीनता या विशेषता के अर्थ में होता है। विज्ञान, विकास, विनाश, विशेष, विषय, विराम, वियोग, विभाग, विकार, विमुख, विधवा इत्यादि के अर्थ में, इत्यादि शब्दों में भी जो है वो वि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। सम, अगला उपसर्ग जो हमारा 18 नंबर पे है वो सम है, जिसका अर्थ पूर्णता या संयोग होता है। संकल्प, संग्रह, संतोष, संन्यास, सम्मेलय, संशय, संदेश, संरेखा, संलेख इत्यादि जो उदाहरण है वो सम उपसर्ग से युक्त है। सु उपसर्ग और 19वां और अंतिम उपसर्ग जो है वो सु उपसर्ग है, जिसका अर्थ सुखी, अच्छा या सहज के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। सुकर्म, अच्छा कर्म, सुगम, सुलभ, सुदूर, स्वागत, स्वभाव, सुयश, सुज्ञान, सुकवि, सुशासन। एक अर्थ है, एक शब्द जो है उदाहरण है सुशासन। भारतीय राजनीति में एक व्यक्ति विशेष को सुशासन के नाम से भी जाना जाता है, उपमा दी गई है। तो कमेंट में आप सभी बता दीजिएगा किसे सुशासन या सुशासन बाबू कहा जाता है साथियों। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे साथियों हिंदी के जो 10 प्रमुख उपसर्ग हैं। तो साथियों ये हैं हमारे हिंदी के प्रमुख 10 उपसर्ग, प्रायः जो परीक्षाओं में
प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिनसे संबंधित प्रश्न आता है साथियों। देखते हैं, इसमें पहला अ या अन को हमने रखा है। इसका प्रयोग जो होता है साथियों, इसमें जिसका प्रयोग होता है साथियों निषेध के अर्थ में, अमोल, अपर, अजान, अनजान, अनमोल और अथाह, ये इसके उदाहरण है साथियों। अध का जो प्रयोग होता है आधे के अर्थ में होता है, अध जला, अध पका, अध मरा, अध खिला, अध कचरा। तीसरा है साथियों उन उपसर्ग जिसका प्रयोग एक कम के अर्थ में होता है, 19, 20 से एक कम, 29, 30 से एक कम, 49, 50 से एक कम, 59, 69 इत्यादि। अगला उपसर्ग चौथा जो है वो अउपसर्ग हिंदी का, जिसका प्रयोग हीनता या निषेध के अर्थ में होता है, अवगुण जिसमें कोई गुण नहीं है, ठीक है, अवसर, अवघट, अवढ़ इत्यादि। अगला पांचवा है दुपसर्ग जिसका प्रयोग बुरा या हीन के अर्थ में होता है, दुकाल यानी कठिन काल, कठिन समय, दुबला बिल्कुल पतला, दोबारा, ठीक है, दोबारा का सभी जानते हैं। अगला चौथा उपसर्ग है निउपसर्ग जिसका प्रयोग हीनता या अभाव के अर्थ में होता है, निकम्मा, बिना काम का, निडर जिसमें कोई डर नहीं, निखरा, खिला हुआ, निहत्था, निधड़क इत्यादि जो है वो निउपसर्ग के उदाहरण है साथियों। बिन उपसर्ग का प्रयोग निषेध के अर्थ में होता है, जैसे बिन ब्याह जिसका ब्याह न हो, बिन बोया जो बोया न गया हो, बिन देखा जिसे देखा न गया हो, बिन चखा जिसे खाया न गया हो, तो मतलब इसका प्रयोग हमेशा निषेध के अर्थ में होता है, नहीं का अर्थ देता है। कु या क उपसर्ग जो नंबर 8 पर है साथियों, जिसका अर्थ हीनता या बुराई होती है, कुखेत, खराब खेत, कुपल जिसने अच्छा नहीं गलत पढ़ा है, कुपात जो सही पात्र नहीं है, कपूत सही मतलब कहा जाए, कपूत का मतलब होता है वो संतान जो कि लायक नहीं होती है, नालायक संतान, कलूटा, कुढ़न इत्यादि जो है वो कु या क उपसर्ग के उदाहरण है साथियों, जिसमें क उपसर्ग कपूत और कलूटा में लगा हुआ है और जिसमें कु लगा हुआ सबके सब कु उपसर्ग है। भर उपसर्ग का अर्थ जो होता है पूरा या ठीक के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, भरपेट, भरसक, भरपूर, भरमार, भर दिन इत्यादि जो है वो भर उपसर्ग के उदाहरण है साथियों। सु या स उपसर्ग जो होता है जिसका अर्थ श्रेष्ठता या साथ के अर्थ में प्रयोग किया जाता है साथियों। तो ये हमारा नंबर 10 और ये 10वां और आखिरी हिंदी का प्रमुख उपसर्ग है, जिसमें सुडौल, सुघड़, सुजान, सपूत, सजग, सरस, अंतिम तीन में स है जिसका अर्थ साथ होता है और सु जिसका अर्थ सुंदर होता है साथियों। तो ये अगर शब्द आपको कहीं भी दिखाई पड़ जाए तो आप बड़े आसानी से पहचान लेंगे हिंदी के उपसर्गों से युक्त है, अर्थात ये तद्भव वाले शब्द हैं। ये सभी शब्द साथियों क्या हो जाएंगे, तद्भव के शब्द हो जाएंगे। हिंदी शब्द का अर्थ यहाँ पर तद्भव है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा साथियों। अब हमारे उर्दू के उपसर्ग पे हम बात करेंगे। विदेशज उपसर्गों में सर्वाधिक प्रयोग उर्दू के उपसर्ग नाम से आता है, जिसमें अरबी फारसी के सर्वाधिक उपसर्ग होते हैं। तो जो प्रमुख उपसर्ग हैं वो 12 हैं, हम उन 12 उपसर्गों को भी अभी देख लेते हैं साथियों। तो साथियों संस्कृत के उपसर्ग समाप्त हो गए, हिंदी के उपसर्ग भी हमने देख लिया साथियों। अब हमारे हैं विदेशज उपसर्गों में उर्दू के उपसर्ग अंतर्गत 12 प्रमुख अरबी और फारसी के उपसर्ग। अब साथियों एक बात ध्यान रखिएगा, इन उपसर्गों के प्रयोग से जो भी शब्द बने हुए हैं वे सभी के सभी शब्द जो हैं वो विदेशज हैं, अर्थात अरबी या फारसी। अगर इनमें से कोई शब्द आए ठीक है तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, या तो वो अरबी का होगा या तो फारसी का होगा। देखते हैं साथियों हम महत्वपूर्ण जो है उपसर्ग 12, जो हमारे 12 महत्वपूर्ण उपसर्ग हैं, हम उन उपसर्गों को देखते हैं साथियों। नंबर 1 अल उपसर्ग है, जिसका प्रयोग निश्चित के अर्थ में किया जाता है, अलगरज, अलबत्ता। अगला उपसर्ग नंबर 2 पे कम है, जिसका प्रयोग थोड़ा या हीन के अर्थ में होता है, कम ख्याल, कम वक्त, कम सीन, कम उम्र। अगला है नंबर 3 पे खुश उपसर्ग, जिसका प्रयोग श्रेष्ठता के होता है, खुशबू, खुश दिल, खुश नसीब, खुश मिजाज, खुश किस्मत इत्यादि। अगला नंबर 4 पे है गैर उपसर्ग, जिसका प्रयोग निषेध के अर्थ में होता है, गैर हाजिर, गैर वाजिब, गैर कानूनी, गैर सरकारी इत्यादि इसके बहुत सारे उदाहरण साथियों। अगला है नंबर 5 पे दर उपसर्ग, जिसका प्रयोग में के अर्थ होता है, दरकार, दरमियान, इसके शब्द बहुत कम मिलते हैं साथियों। अगला हमारा है नंबर 6 पे बिल उपसर्ग, जिसका प्रयोग साथ के अर्थ में होता है, एक उदाहरण मिलता है बिल्कुल। बिल्कुल शब्द विदेशज भाषा का शब्द है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। अगला उपसर्ग ना है, जिसका प्रयोग अभाव के अर्थ में होता है, नामुमकिन, नापसंद, नाराज, नालायक, नादान, ठीक है साथियों। अगला नंबर 8 पे है बद उपसर्ग, जिसका प्रयोग बुरा के अर्थ में होता है, बदनाम, बदकार, बदकिस्मत, बदमाश, बदबू, बदहजमी इत्यादि।
अगला नंबर 9 पे बर उपसर्ग, जिसका प्रयोग ऊपर या बाहर के अर्थ में किया जाता है साथियों। बर्खास्त, बर्दाश्त, बरवक्त इसके जो है महत्वपूर्ण उदाहरण है साथियों। अगला है बे उपसर्ग, जिसका प्रयोग बिना के अर्थ में किया जाता है। बेईमान, बिना ईमान का, बेवकूफ, बेरहम, बेहया, बेलिहाज। ठीक है साथियों। अगला हमारा है नंबर 11 पर ला उपसर्ग, जिसका भी प्रयोग बिना के अर्थ में ही होता है। लाचार, लाजवाब, लावारिस, लापता, लापरवाह। और नंबर 12वां जो प्रमुख उपसर्ग है हम, जिसका प्रयोग जो है कि बराबर के अर्थ में किया जाता है। हम उम्र, हम दर्द, हम दम, हम राज, हम जोली, हम राह, हम सफर, हम साया, हम वतन, हम पेशा इत्यादि इसके मुख्य उदाहरण है साथियों। तो ये रहे हमारे 12 प्रमुख उर्दू के उपसर्ग, जिसके अंतर्गत अरबी और फारसी के उपसर्ग आते हैं साथियों। इनमें जो भी शब्द बना हुआ है वो सभी के सभी शब्द विदेशी भाषा के शब्द है। उपसर्ग की कार्यशाला समाप्त हो गई साथियों। आज हमने संस्कृत, हिंदी और उर्दू के प्रमुख उपसर्गों के बारे में जाना, जिसमें संस्कृत के 19 प्रमुख उपसर्ग, हिंदी के 10 प्रमुख उपसर्ग और उर्दू के 12 प्रमुख उपसर्ग और उनके अर्थ प्रयोग की स्थितियां और उनके कुछ प्रमुख उदाहरण को हमने जाना साथियों। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो अधिक से अधिक चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।